हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है गैल्वेनोमीटर। लास्ट क्लास में आपने ये देखा था, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है एंड दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये आपने देखा था। इस कॉन्सेप्ट को काम में लेकर के हम किसकी बात करेंगे? गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। फर्स्टली आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर एक apparatus है, एक डिवाइस है जो कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के काम में लाया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्मॉल डिटेक्शन ऑफ स्मॉल करंट इन द सर्किट। यानी वो डिवाइस जो कि सर्किट में स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के काम में लाया जाता है, उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। आप सोच रहे होंगे कि लार्ज करंट को डिटेक्ट करने के काम में क्यों नहीं लाया जाता, उसकी भी हम बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और बेसिक प्रिंसिपल ये सब सीखने के बाद में। फर्स्टली आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया, इट इज द डिवाइस which is used for measurement of small current in the circuit, है ना। तो हम कह सकते हैं डिवाइस है ये एक तरह से, है ना, which is used for detection of, डिटेक्शन का मतलब जानते हैं आप, पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ स्मॉल करंट इन द सर्किट, है ना। ये वो डिवाइस है जो कि सर्किट में स्मॉल करंट के डिटेक्शन के काम में लाई जाती है। गैल्वेनोमीटर टू टाइप्स के होते हैं, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरे होते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कौन कौन से बताया आपने? एक तो मूविंग कॉइल, यानी जिसमें कॉइल मूव करे वो गैल्वेनोमीटर, जिसको मैं कह रहा हूं कौन से? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यानी इसमें क्या मूव करेगी? कॉइल। और दूसरा जो है वो कौन सा होता है? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। हालांकि हमें मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर की स्टडी नहीं करनी, हमें कौन से की स्टडी करनी है? हमारे 12th लेवल पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की स्टडी है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक सस्पेंडेड टाइप, है ना, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा जो टाइप है वो है पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आप क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे। हमें केवल किन की स्टडी करनी है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। हमें किन की स्टडी नहीं करनी 12th में? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। आगे आप इंस्ट्रूमेंटेशन में, बीटेक में आप इनकी स्टडी करेंगे। आप यहाँ जो स्टडी करनी है हमें 12th लेवल पे, वो किसकी है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रफली हम ये कह सकते हैं इसमें क्या मूव करती है? कॉइल मूव करती है। और इसमें कौन मूव करता है? मैग्नेट मूव करता है और कॉइल क्या रहती है? फिक्स। इसमें कॉइल मूव करती है और मैग्नेट क्या रहती है? फिक्स। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और जो सेकंड है वो है पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब हम बात करते हैं फर्स्टली किसकी? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कौन सा? सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। ये लिख लिया आपने, इसको लिखिए, इसको नोट करिए। क्या? डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट इन द सर्किट
है ना, उसको आपने नाम दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की क्लासिफिकेशन लिख लीजिए इस तरह से। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और क्यूवेटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बात होने के बाद में अब देखिए मैं इसको मिटा दूं, है ना, ये आपने। अब आप किसकी बात करने वाले हैं, आप बात करने वाले हैं सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमें जो पढ़ना है वो अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। सो राइट डाउन द टॉपिक नेम, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां लिख रहा हूं मैं सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, फर्स्टली आपको ये क्लियर होना चाहिए, है ना। इसमें एक होती है इस तरह की, आप ये कह सकते हैं एक फ्रेम होती है, और कैसी फ्रेम होती है, लाइट हल्की फ्रेम होती है ना, इस तरह से रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है, और उनपे क्या वाइंड अप होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स बाउंडेड होते हैं इस तरह से यू। तो हम ये कहना चाहें इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं। इसमें क्या होती है, जैसे मैंने ये बना लेता हूं, क्या, ये एक फ्रेम है इस तरह से, कैसे फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और उसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप ये सोच रहे होंगे कि कॉपर तो इंसुलेटर नहीं होता। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब है, आप वाइंडिंग में देखते हो फैन के जो वायर्स होते हैं वाइंडिंग में काम भी लेते हैं, उन पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है, पॉलिश लगी हुई होती है रेड कलर की। वो वायर कैसे होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी करंट फ्लो होता है लेकिन उन पे जो कोटिंग होती है वो कैसी मटेरियल की होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है। तो एग्जैक्टली वही वायर होते हैं, वो इस तरह से वाइंड अप होते हैं, इस तरह से इस फ्रेम पे, इस तरह से ये इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, वो इस तरह से क्या कर दिए गए हैं, वाइंड कर दिए गए हैं। तो इसको हम क्या नाम दें, इसको हम नाम देंगे क्या, इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है ना। तो इसको मैं कह दूं ये कॉइल है, ये आप कहें क्या कह सकते हैं, कॉपर की कॉइल है। इसके 2 एंड हो गए, एक तो देखो वायर को आपने इस तरह से वाइंड किया, एक एंड था वायर का ये, और फिर इस तरह से वाइंड कर रहे थे आप। दूसरा एंड है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर वाला जो एंड है वो इस तरह से कनेक्टेड होता है, किससे, एक फॉस्फोर ब्रोंज वायर से। फॉस्फोर ब्रोंज क्या होता है, एक इलास्टिक मटेरियल है, परफेक्टली इलास्टिक हम मानते हैं, यानी इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है का मतलब इसको कितना भी ट्विस्ट कर लो ये अपनी ओरिजिनल जगह पर आएगा। तो ये जो है, ये जो मैंने बनाया है वो क्या है, आप ये कह सकते हैं ये होता है फॉस्फोर ब्रोंज वायर। क्या नाम बताया, फॉस्फोर ब्रोंज वायर। ये क्या होता है, एक इलास्टिक मटेरियल है, उसका वायर है, उसकी हेल्प से इस कॉइल को सस्पेंडेड करा देते हैं, लटका देते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे ये है एक हुक है, हुक कह सकते हैं आप, इस हुक से इसको सस्पेंडेड करा दिया इस तरह से, है ना। इस हुक को अपन बोल सकते हैं टॉरिशनल हेड, है ना। ये जो टॉरिशनल हेड है इससे इसको लटका दिया गया है, सस्पेंडेड है। अच्छा, साथ में इस पर क्या लगा हुआ होता है, इस वायर पर एक क्या अटैच होता है, मिरर। ये वायर दूसरी साइड में, यानी यहां से कटा हुआ नहीं है, ये क्या है, वायर है, दूसरी साइड से जा रहा है, और इस वायर पे क्या अटैच्ड है, ये प्लेन मिरर अटैच्ड है। तो ये क्या है, प्लेन मिरर, है ना, ये प्लेन मिरर इस पर अटैच्ड है। इस कॉइल का जो लोअर एंड है जो आप देख रहे हैं, इट इज कनेक्टेड थ्रू ए स्प्रिंग, है ना, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है।
एंड देन स्प्रिंग इज फर्दर कनेक्टेड टू एक स्क्रू टर्मिनल, किसी स्क्रू से कनेक्टेड है। ये जैसे क्या है, एक स्क्रू टर्मिनल है और आगे किसी वायर से हम कनेक्शन बना देते हैं। इसी तरह से ये भी आगे जो वायर है, ये टॉरिशनल हेड है, फर्दर किसी वायर से कनेक्टेड है और वायर किससे कनेक्टेड है, किसी स्क्रू टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये ऐसे ये स्क्रू टर्मिनल है जैसे T1 है और ये स्क्रू टर्मिनल है जैसे T2। यहां करंट फ्लो कराया जा सकता है, यहां हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये जो फ्रेम है या जो कॉइल है कॉपर वायर्स की, इसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप में एक सॉफ्ट आयरन की कोर रखी जाती है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, सॉफ्ट आयरन की कोर है। किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। तो ये जो है आपने यहाँ अंदर जो प्लेस की है वो क्या है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर है ना। बात करूंगा मैं सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों लेते हैं। सो ये जो आपने बनाए हैं ये क्या है, ये आप कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन की कोर है, सॉफ्ट आयरन की कोर है। अब ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है इसको रखा जाता है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, और मैग्नेटिक पोल्स की जो शेप है वो कैसी होती है, कॉनकेव शेप, इस तरह से, है ना। कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया, और ये इसी शेप का, ये शेप जो देख रहे हैं आप मैग्नेटिक पोल की किस तरह की है, कॉनकेव शेप है। इसी तरह से दूसरा ये जो पोल है वो मैं यहां बना रहा हूं इस तरह से, है ना। ये साउथ पोल है, इसमें रख दिया जाता है। तो इसका काम है क्या बनाना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो ये तो क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये क्या है, स्प्रिंग है। आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसको समझ गए होंगे इजीली। हम बात करेंगे एक एक की कि ऐसा क्यों रखा गया, ये क्या था, ये सब की बातें करने वाले हैं। क्या देखो इसमें क्या रखा था आपने, ये एक इंसुलेट एक फ्रेम है जिसपे क्या वाइंडेड है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर्स की वाइंडिंग है, ये है ना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, बहुत ज्यादा है, इस तरह से ये है। इसका जो एक एंड है वो किस सस्पेंडेड है टॉरिशनल हेड से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज वायर, ये इलास्टिक मटेरियल का वायर है। देन फर्दर इट इज कनेक्टेड टू स्क्रू टर्मिनल T1 and another end of this coil is connected to a screw terminal T2 with the help of a spring, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। इससे सस्पेंडेड है, कहीं टिकी भी नहीं है ये कॉइल। एक प्लेन मिरर है जो इस फॉस्फोर ब्रोंज वायर पर अटैच्ड है। इस कॉइल के जो इनर पार्ट में एक सॉफ्ट आयरन कैसी शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में रखा गया है। इस कंप्लीट अरेंजमेंट को कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा गया है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है किसकी, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। इसको लिख लेते हैं, फिर बाकी बात भी बात करेंगे कि कैसे वर्किंग करता है, कैसे इससे करंट को डिटेक्ट करते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, जो भी करंट डिटेक्ट करना होता है उस सर्किट को यहां से जोड़ा जाता है T1 और T2 के बीच में। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो लिख लेते हैं, इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ये of large number coil of insulated copper wires, insulated copper wires of large number of turns, of large number of turns। कहां पे बाउंडेड होती है, ऑन ए लाइट फ्रेम, ये हल्की फ्रेम है ना, विच आर बाउंडेड ऑन ए लाइट फ्रेम, है ना। यानी कॉपर वायर्स आर बाउंडेड ऑन ए लाइट फ्रेम। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है।
इसके बाद में आप ये देखेंगे कि वन एंड ऑफ दिस कॉइल इज दिस कॉइल इज सस्पेंडेड विद टॉरिशनल हेड बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज वायर, है ना। सो या ये कह सकते हैं वन एंड ऑफ दिस कॉइल इज सस्पेंडेड, है ना, लटकाया गया है, इज सस्पेंडेड टू ए, क्या नाम दिया इसको, टॉरिशनल हेड, इसको जिससे लटकाया गया इसको टॉरिशनल हेड, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज वायर, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज वायर। ध्यान रखिए ये वायर कंडक्टिंग वायर होता है, यानी इससे करंट भी फ्लो होता है और परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं, यानी इसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा वायर होता है, इलास्टिक वायर है ना। देन इट इज कनेक्टेड टू स्क्रू टर्मिनल, है ना, इस एंड की बात कर रहे हैं। देन इट इज कनेक्टेड टू ए स्क्रू टर्मिनल, नाम दे दे इसका, T1 से कनेक्टेड है ना। अब ये यहां तक हो गया। अब अनदर एंड ऑफ दिस कॉइल, यानी इस कॉइल का दूसरा वायर है वो किससे कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग से, एंड देन स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू स्क्रू टर्मिनल T2, यही हुआ ना। तो आप आगे लिखेंगे अदर एंड ऑफ दिस वायर, अदर एंड ऑफ दिस कॉइल इज कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। देन इट इज कनेक्टेड टू किससे, स्क्रू टर्मिनल T2, स्क्रू टर्मिनल T2। स्क्रू टर्मिनल स्क्रूज होते हैं एक तरह से जिनको फिक्स किया गया है इस पे, है ना, ये आपकी समझ में आ गया। अब आप ये भी लिखना, आपको ये लिख लिया तो मैं ऊपर का ये लाइन मिटा रहा हूं, देखो ये लिख लिया। ये लिखने के बाद में आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक सॉफ्ट आयरन की सिलेंड्रिकल कोर रखी हुई है ना, कहां पे, इनसाइड द कॉइल। तो आगे आप लिखेंगे ए सॉफ्ट आयरन कोर इन सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल ही सेटल्ड होगी इसमें, रेक्टेंगुलर के बीच में, तो है ना, इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। बात करूंगा मैं कि ये क्यों रखी गई है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों रखी गई है। वैसे आप जानते हैं सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आगे मैग्नेटिज्म में मैं बात करूंगा आपसे कि सॉफ्ट आयरन की जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके प्रेजेंस में यहां बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्यों काम में ली जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट आयरन की कोर काम में ली जाती है। अब दिस कंप्लीट एरिया, अच्छा एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, फॉस्फोर ब्रोंज वायर से अटैच्ड है, तो ये भी लिखेंगे ए प्लेन मिरर। इस मिरर का भी वर्किंग में हम देखेंगे क्या रोल है। ए प्लेन मिरर इज अटैच्ड ऑन द वायर, ये इस वायर पे एक प्लेन मिरर अटैच्ड है ना। द कॉइल इज प्लेस्ड, कहां रखी गई है, इज प्लेस्ड बिटवीन
टू कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स हमें कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखी गई है, नॉर्थ और साउथ जो लिखे हुए हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक पोल्स हैं। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस का मैं आंसर क्लियर कर रहा हूं। एक तो आपके माइंड में अभी ये चल रहा है कि यहाँ सॉफ्ट आयरन की कोर ही क्यों ली और सिलेंड्रिकल शेप में क्यों ली। सिलेंड्रिकल शेप ही सेटल्ड होगी, स्फीयर सेटल्ड नहीं होगा इसके बीच में, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है। सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों ली, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो परमेबिलिटी है, जिसको आप म्यू नॉट कहते हैं, म्यू नॉट है ना, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, म्यू नॉट पे डिपेंड करेगा। मैं आगे बताऊंगा जब सोलेनोइड पढ़ाऊंगा आपको, हर टोरॉइड पढ़ाऊंगा, वहां पे म्यू नॉट को बोला जाता है परमेबिलिटी। आयरन की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो सॉफ्ट आयरन की कोर काम में लेने का कारण है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। माइंड में सेट हो जाइए अच्छे से क्या, कि यहां जब हम जो कोर काम में ले रहे हैं, तो सॉफ्ट आयरन की कोर काम में क्यों ले रहे हैं, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यहां सॉफ्ट आयरन की कोर काम में ली जाती है। कॉन्केव शेप मैग्नेटिक, अच्छा ये पता होना चाहिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और यदि आपके पास में कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स है, जैसे ये नहीं बनाना जो रेड से बना रहा हूं मैं, ऐसे ये वाले, हाँ, और ये वाला ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है परपेंडिकुलर निकलेंगी, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी और कहां पे आएंगी, साउथ पे। नॉर्थ से निकल रही है इस तरह से और साउथ पे आ रही है, परपेंडिकुलर निकलती है सरफेस से और परपेंडिकुलर ही आती है। तो यहां कोई भी ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, रेडियल बनेगा, और रेडियल बनेगा तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी कॉइल है, उसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। आप ये देखो मैग्नेटिक फील्ड यूं भी हेमिस्फीयर टाइप से, कॉन्केव शेप का मतलब है एक स्फीयर टाइप से, दो हेमिस्फीयर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूं भी। तो यहाँ जो कॉइल है उसके साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर रहता है तो लगने वाला टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैग्नेट, इसका काम है कॉन्केव शेप या हेमिस्फीयर शेप। हेमिस्फीयर का मतलब ऐसे, इस शेप में यूं भी मैग्नेटिक फील्ड है, यूं भी। तो ये ऑलवेज इस कॉइल के एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो लगने वाला टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। यानी सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स क्यों काम में लिए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए, ताकि थीटा की वैल्यू है 90 हो जाए और लगने वाला टॉर्क क्या हो जाए, मैक्सिमम। मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था और ये भी कहा था मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब एंगल की वैल्यू क्या हो, 90। टॉर्क के लिए आपके पास फॉर्मूला आया था NIAB sin थीटा। थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो एक तरह से आप ये मानिए कि यहां पर इस तरह के हेमिस्फीयर टाइप से जो पोल्स लिए गए हैं या कॉन्केव शेप पोल्स लिए गए हैं, उनका कारण है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना, रेडियस के अलोंग बनाना, ताकि लगने वाला टॉर्क क्या हो, मैक्सिमम। दूसरा, यहां सॉफ्ट आयरन कोर लेने का मकसद ये है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, मैं लिखवा दूंगा, यहाँ पे लिख भी दूंगा, है ना। फर्स्ट ही आपने डायग्राम बना लिया, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। बात समझ में आई? अब आप जो बात करने वाले हैं इसके किसकी, वर्किंग प्रिंसिपल की, किसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होगा। बात क्लियर है? इसको मैं रफ कर दूं। अब देखिए, इसकी बात कर रहे हैं आप वर्किंग प्रिंसिपल की। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में हम आते हैं इसका वर्किंग
और वर्किंग में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक प्रिंसिपल की, है ना। बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, जब किसी भी, देखो यहां आप इसको वायर करंट सर्किट से जोड़ोगे, क्या फ्लो होगा इस कॉइल में, करंट। क्या बन गई अब ये करंट कैरिंग कॉइल, कहां पे रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब ये क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। और उस टॉर्क का फॉर्मूला आया था क्या, NIAB sin थीटा। खैर थीटा की वैल्यू तो 90 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बना हुआ है, रेडियल, तो sin 90 के कारण टॉर्क कितना होगा, NIAB। नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है इसमें, एरिया भी इसका फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है। क्या, यदि करंट ज्यादा हुआ किसी सर्किट से आने वाला तो टॉर्क क्या लगेगा, ज्यादा, और करंट इसमें कम फ्लो हुआ तो टॉर्क क्या लगेगा, कम। करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका, यानी टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे फ्लो होने वाले करंट के। इस करंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता टॉर्क, फर्स्टली आप ये देखिए, बिल्कुल करता है। जैसे ही करंट फ्लो होगा, करंट ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, और ज्यादा टॉर्क होगा तो ये ज्यादा रोटेट होगी, और ज्यादा रोटेट होगी तो ये वायर भी ज्यादा ट्विस्ट होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल में हम क्या लिखें, बेसिक प्रिंसिपल में हम ये कह सकते हैं, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, ए करंट कैरिंग coil is placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field, then it experience a torque experience करती है, and this torque is directly proportional to the current flowing through it। यही होगा ना कि ये जो टॉर्क है इससे फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट flowing through it। इससे फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थ्रू इट, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, आई। करंट ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट तो टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट। टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, और ये रोटेट होगी तो ये क्या है, ये भी तो वायर भी तो ट्विस्ट होगा, ये भी मरोड़ा जाएगा, ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट होगा तो इस पे क्या लगा हुआ था, मिरर, वो भी ट्विस्ट होगा। अब मिरर के आगे भी कुछ लगा हुआ होता है, ऐसे बिल्कुल उस दीवार को देखिए, ऐसे मानिए ये दीवार है और इस दीवार पे क्या लगा हुआ है, एक लैंप लगी हुई है, ये स्केल है, ये दीवार है और दीवार पर क्या लगी हुई है, एक स्केल लगी हुई है। इस तरह से आप ये मानिए ये दीवार है और इस पे क्या लगी हुई है, स्केल लगी हुई है, और स्केल पर लैंप लगी हुई है। ये खैर ये लिखिए आप कॉन्सेप्ट, फिर अपन इसकी वर्किंग लिखते हैं और वर्किंग की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट लिखिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखिए, फिर आइए वर्किंग। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लिया आपने, अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, कि किस तरह से ये वर्क करती है और किस तरह से हम ये मेजर करते हैं। यहां आपको ये तो पता है कि जैसे ही करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने पर क्या होगा, ये ट्विस्ट होगी इस तरह से, है ना, स्प्रिंग भी इस तरह से ट्विस्ट होगी, ये इस तरह से यूं, क्योंकि ये घूमने से स्प्रिंग भी इस तरह से ट्विस्ट होगी, ये वायर भी ट्विस्ट होगा, और ये वायर यूं ट्विस्ट होगा तो इस पे लगा हुआ मिरर है ये भी घूम जाएगा। पहले मान लीजिए मिरर यूं लगा हुआ था, इस वायर पे यूं था ये, अब मिरर यूं हो जाएगा। प्लेन मिरर पहले यूं था, अब मिरर यूं हो जाएगा, इसी तरह से होगा। अब देखिए बात करते हैं कि अपन किस तरह से इस करंट को मेजर करेंगे। यहां ये तो हमें पता है कि जैसे ही करंट फ्लो होगा
करंट फ्लो होने पर क्या होगा, ये मिरर भी डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो ये बात क्लियर है। तो वर्किंग में लिखिए, व्हेन वर्किंग में बेसिक प्रिंसिपल लिख लिया। अब वर्किंग में आइए, वर्किंग में हम लिखते हैं वर्किंग व्हेन करंट फ्लोज, है ना, करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, देन क्या डेवलप हो जाता है, a torque is developed in the spring as well as in phosphor bronze wire। ये टॉर्क है जो कि उसको कौन सी मोशन प्रोवाइड करता है, एंगुलर मोशन, है ना। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, देन ए टॉर्क इज डेवलप्ड in the phosphor bronze wire, phosphor bronze wire as well as in the spring, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगी, है ना। और कितनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये बात समझे आप, जितनी ज्यादा, हाँ, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही क्या होगा, टॉर्क होगा। सो ये टॉर्क है। इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज फाई, देन यदि एंगल जितना ज्यादा ट्विस्ट एंगल होगा, जितना ज्यादा एंगल पे मरोड़ी जाएगी उतना ही टॉर्क क्या होगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ट्विस्ट एंगल की, है ना। यानी ज्यादा एंगल ट्विस्ट होगा तो टॉर्क भी क्या लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा। और हम ये कहें कि इस रेक्टेंगुलर लूप पर लगने वाला टॉर्क, है ना, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, वो कितना था, वो टॉर्क था NIAB sin 90। थीटा की वैल्यू 90 है करंट कैरिंग कॉइल पे। ये इसी टॉर्क के कारण तो ये टॉर्क डेवलप हो रहा है ना। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB। तो आप ये कहें, यहां से हम ये लिख सकते हैं टो इज इक्वल्स टू C इंटू फाई। C जहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो हम यदि ये कहें बैलेंस कंडीशन के लिए दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैंने क्या कहा, इसमें टॉर्क लगा कितना, NIAB, और इस टॉर्क के कारण स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया। ये क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क है जो डेवलप हो रहा है इस टॉर्क के कारण। तो बैलेंस कंडीशन, आपने करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने पर इसमें टॉर्क कितना आया, NIAB। इस टॉर्क के कारण ये रोटेट हुई और ये रोटेट होने के कारण स्प्रिंग में और इसमें भी क्या हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया। रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब है ये ऐसे घूम गई, लेकिन जैसे ही करंट जाएगा इसका टॉर्क खत्म तो ये टॉर्क वापस उसी शेप पे आ जाएगी। ऐसे टॉर्क को बोला जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क। बैलेंस कंडीशन के लिए दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो हम आगे क्या लिख दें, फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन। क्या कहा आपने, फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन के लिए हम क्या कर दें, दोनों को इक्वल कर दें। NIAB इज इक्वल्स टू C फाइव। फाइव वो एंगल है जिस एंगल पे ये ट्विस्ट हो रही है, जितना एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रही है। और या फिर यहां पर I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी C5 डिवाइडेड बाई NAB। C जहां पे कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा इस वायर की मटेरियल पे, उसके इलास्टिसिटी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, जिसकी बात हम करेंगे अभी।
अभी ये मानिए कि ये कांस्टेंट, ये कैपेसिटेंस मत समझ लेना इसको, ये कांस्टेंट है जिसकी मैं बात करूंगा कि है क्या, किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से जो कंक्लूजन निकल रहा है ये कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, ए कॉइल का एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी जो वैल्यू कांस्टेंट है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाई के। यानी यदि डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है, ये ज्यादा रोटेट हो रही है कॉइल, तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से ये कंक्लूजन आया है निकल के सामने, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आया, फाई के। फाई जहां पे क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे तो करंट फाई के ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फाई की वैल्यू निकालने का इसमें और क्या एडिशनल चेंजेस है, ये इसको लिखिए आप, फिर मैं बताता हूं इसमें। यानी हमें फाई जो मेजर करना है, और ये फाई है एंगल ऑफ ट्विस्ट, it can be measured with the help of लैंप स्केल अरेंजमेंट। ये जो मिरर देख रहे हो आप, ये क्या है, मिरर है, और इसके सामने क्या लगी हुई होती है, स्केल लगी हुई होती है इस तरह से। ये जो स्केल है इस पे मैं जो रेड मार्क कर रहा हूं, ये जो मैंने रेड मार्क किया है वो एक लाइट सोर्स है, और ये जैसे जीरो पे लगा हुआ ये लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स जैसे ही लाइट भेजेगा, आप ये मान के देखिए फिलहाल ये नहीं घूमी है, क्यों नहीं रोटेट हुई है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो देखो ये स्केल है, और इस स्केल पे क्या लगा हुआ होता है, एक लैंप। लैंप का मतलब लाइट सोर्स। जैसे ही लाइट जाएगी यहां से, यूं लाइट गई, और जैसे ही लाइट यूं नॉर्मली जाएगी इस पे, नॉर्मली जाने वाली लाइट वापस नॉर्मली ही आ जाती है। यानी स्केल के जिस पॉइंट से लाइट गई है वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगी। क्या लाइट का कोई डिफ्लेक्शन हुआ इस स्केल पे, आप कहेंगे नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण ये मिरर अपने आप को, देखो करंट फ्लो होने के कारण ये कॉइल रोटेट होगी, और कॉइल रोटेट होने के कारण इसमें लगा हुआ मिरर यूं रोटेट हो जाएगा। अब ये जो लाइट है यहां से जो जा रही थी स्केल पे, वो देखिए आप इस तरह से, ये मिरर है ये, और ये लैंप है, ये यूं हो गया। अब जहां से जा रही थी वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो जा रही थी लाइट वो इस तरह से, लेकिन मिरर ने अपने आप को इधर रोटेट कर लिया, तो वो वापस इधर होगी। मैं बताऊंगा इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा इस तरह से। इसको यदि आप ऐसे ही इमेजिन करें, ये लाइट, ये लैंप है, यहाँ कहां पे लगी हुई है, स्केल पे। पहले केस में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो मिरर बिल्कुल फ्रंट में था सामने, तो लाइट यहां से गई और सीधी जाएगी, नॉर्मली गिरेगी, तो नॉर्मली गिरने वाली लाइट वापस नॉर्मली ही आ जाती है। तो जिधर से गई थी वापस उधर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो होने के कारण मिरर ने अपने आप को ऐसे टेढ़ा कर लिया, और मिरर टेढ़ा करते ही जो लाइट है ये अब यहां गिर रही है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जितना एंगल आई है उतना ही एंगल क्या होता है, आर होता है। तो अब आप ये कहानी देखिए कि जैसे ही ये ट्विस्ट होगी, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण ये मिरर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा, और मिरर इस तरह से होने के कारण इस पर आने वाली जो लाइट है वो भी क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो ये हम किससे, फाई is measured with the help of lamp scale arrangement, lamp scale arrangement। मैं अब ये बता रहा हूं आपको कि जैसे ही if the mirror is twisted by, is deflected by phi, then the incident light on the mirror, the incident light on the mirror will deflected by 2 phi। क्यों होगी 2 phi से, आप इस बात को समझिए।
आप ये कहिए कि ये मिरर पहले इस तरह से यूं था और ये स्केल थी आपके पास और यहां से लाइट यूं आ रही थी सीधी, है ना। ये स्केल थी और स्केल पे क्या लगा हुआ था, इसको नहीं बनाना आपको एग्जाम में, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। यहाँ पे लाइट सोर्स लगा हुआ था, लैंप लगी हुई थी और यहां से लाइट आ रही थी, लाइट आ रही थी। और कहाँ आ रही थी लाइट, इस प्लेन मिरर पे, और मिरर पे आने के बाद में यहां से आई और वापस उसी पॉइंट पे आ रही थी। लेकिन आपने क्या हुआ, जैसे ये ट्विस्ट हुई है, ट्विस्ट होने से मिरर भी क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, है ना। तो ट्विस्ट होने पर जब मिरर ऐसे यूं हो गया, ये मिरर ने अपने आप को यूं कर लिया। क्यों हो गया मिरर ट्विस्ट, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हुआ और करंट फ्लो होने के कारण कॉइल इस तरह से घूमी और कॉइल घूमने के कारण मिरर भी इस वायर पे चिपका हुआ था, ये भी घूम गया। तो ये मिरर यूं हो गया, तो अब ये नॉर्मली यूं आ रही है, नॉर्मली नहीं आ रही, यूं आ रही है। ये आपकी स्केल है, ये है ना, ये यूं आ रही है। तो अब नॉर्मल तो कहां चला गया, इसका यूं चला गया। ये क्या है, इसका मिरर का नॉर्मल है। आपने कहा कितने एंगल पे आएगी, जितने एंगल पे ट्विस्ट हुआ है, जैसे फाई एंगल पे आई। अब ये वापस जाएगी, इंसिडेंट यूं हो रही है और आप वापस किधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी स्केल के यहां पर जाके मिलेगी। पहले लाइट यहां से चली थी और वापस आके स्केल के इस पॉइंट पे वापस आके मिलेगी। अब वापस आके मिलेगी तो लाइट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ है पहले इस पॉइंट पे, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा एंगल पे ट्विस्ट होगी उतना ही ज्यादा लाइट इस स्केल पे आके डिस्प्लेस होगी। यदि ये एंगल हम थीटा माने तो ये भी क्या होगा, थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच की, मिरर और स्केल के बीच की, ये क्या था, मिरर था। और मिरर और स्केल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैपिटल डी मान लें। तो आप यहां से क्या लिख सकेंगे, आप यहां से ये लिख सकेंगे कि 10 एंगल कितना इसका कंप्लीट, ये फाई है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल कितना हुआ 2 फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये क्या मान ले हम, परपेंडिकुलर मान ले। देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर ये माने और ये क्या मान ले, बेस, है ना। ये बात समझ में आई या नहीं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम इसको ये कह सकते हैं d डिवाइडेड बाय 2d, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, d डिवाइडेड बाय 2d। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से फर्स्टली आप ये कॉन्सेप्ट लिखिए इसको, है ना। फिर ये नहीं लिखना, एक बार इसको लिखिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये यहां तक आप लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, ये ऊपर ही लिखूंगा इसको। आप लिख लिया ना, ये लिख लिया, ये मिटा रहा हूं, यानी आई की वैल्यू ये काम आएगी। आई की मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, आपने तो लिख लिया, ये वैल्यू काम आएगी। आई इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, आई की जो वैल्यू है मैं इस साइड में लिख रहा हूं, आई की जो वैल्यू है वो आई है सी एन ए बी आई, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई है, ये लिखा है। अब आपने ये देखा यहां से, ये जो पूरी बात आप कर रहे थे कि ये स्केल वगैरह बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ जो डायग्राम बना रहा हूँ, आपको केवल मैथमेटिकल एनालिसिस ही दिखाना बुक की तरह से। जैसे आपने कहा कि ये मिरर है, इस तरह से ये ट्विस्ट हो गया मान लीजिए, और ये यहाँ पे क्या थी आपके पास में, स्केल थी ये, और स्केल पे यहाँ पे क्या लगा हुआ था, लैंप लगा हुआ है, ये लाइट सोर्स है ना। ये मैं कहूँ लैंप और ये कहूँ मैं क्या है, स्केल। अब देखो यहाँ ये मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, मिरर, प्लेन मिरर है। अब आप ये कहें कि लाइट है वो इस तरह से यूं जा रही है, यूं ही जाएगी ना, ये लैंप से सीधी इस तरह से जा रही है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। और इस मिरर का जो नॉर्मल है वो क्या है, ये क्या है, नॉर्मल है। ये आपकी होगी स्केल है ना।
अच्छा, ये जो स्केल लगी हुई होती है इस मिरर के बिल्कुल सामने लगी हुई होती है और उसी स्केल पे क्या लगी हुई होती है, लैंप लगी हुई होती है। अब ये एंगल ट्विस्ट एंगल है यानी फाई है। अब ये नॉर्मल के साथ में ये आपने कहा क्या है, नॉर्मल है, एन है, ये जो है ये क्या है, नॉर्मल है। अब आप ये कहें कि जितना एंगल आई है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो इंसिडेंट एंगल है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जितना एंगल आई है उतना ही एंगल क्या होगा, आर होगा। तो रिफ्लेक्ट होने वाली भी एंगल कितना बनाएगी, फाई बनाएगी। अब लाइट यहां से आई थी स्केल पे और यहां पे गई है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, स्मॉल डी नाम दे रहा हूं। बात समझ में आई। और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द स्केल, है ना, वो मैं मान रहा हूं क्या, कैपिटल डी। अब आप देखें कि ये एंगल जितना ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो एंगल ज्यादा होगा, और एंगल ज्यादा होगा तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां हम इस कंप्लीट एंगल को क्या माने, 2 फाई कहें, 2 फाई ही है। तो यहां हम लगाए 10 2 फाई, ये लिखना आपको डायग्राम, भले ही क्योंकि बुक्स में नहीं दिया होता डायग्राम, है ना, आपकी बुक में नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट इसी से 10 2 फाई, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, डी, है ना, ये जो परपेंडिकुलर आपका है वो क्या है, स्मॉल डी डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ये है कैपिटल डी। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल tan थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 फाई को 2 फाई लिख सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 2 फाई इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई डी, या यहां से हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2d। कैपिटल डी फिक्स होती है, कैपिटल डी क्या है, किस किस के बीच की डिस्टेंस है, मिरर और स्केल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फिक्स रहती है। तो ये फिक्स है तो आप ये कह सकेंगे क्या होगा, फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्मॉल डी के। तो हम ये मान लेते हैं क्या, यहाँ पे अजम्पशंस जो हम लिख लेते हैं, यहाँ इससे जस्ट ऊपर जो लाइनें लिखेंगे आप क्या लिख लें, इफ स्मॉल डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट ऑन द स्केल, है ना, ये है, एंड कैपिटल डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच की, मिरर एंड स्केल, मिरर एंड स्केल, है ना। उस केस में इस तरह से यहां से एक कंक्लूजन आ गया, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी है। सो आप क्या कह सकते हैं, आपने कहा था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एंड फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, यानी यहां से कंक्लूजन ये आया आपके पास में, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, फाई के, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के। तो इसका मतलब ये हुआ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डी ही होगा। यही तो वॉइस लाइन को मैं ऊपर लिख दूं, यानी नहीं दिख रहा तो आपने क्या कहा था, आई, ये लाइन नहीं दिख रही है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, फाई, और यहां से आया फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डी। तो यहां से आप सीधा ये भी कह सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, यानी इस स्केल पे लाइट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो हम कहेंगे इससे फ्लो होने वाला करंट क्या था, ज्यादा, और इस स्केल पर लाइट का डिस्प्लेसमेंट कम है तो हम कहेंगे करंट क्या था, कम। और यदि जहां से लाइट यूं गई और वापस उसी पॉइंट पे आ रही है स्केल के, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो करंट भी क्या है, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट तो करंट की भी डायरेक्शन अपोजिट। तो स्केल पे डिस्प्लेसमेंट देख करके लाइट का हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट ज्यादा है या कम। इसलिए इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये ऑप्टिक्स प्रिंसिपल पे काम करता है, लाइट वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, ये इसकी वर्किंग है।
बात समझ गए। अब मैं यहाँ पे कुछ और मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनकी बात करूंगा। उससे पहले दो बातें हम लिख लेते हैं। ये नोट कर लिया, नोट करिए इसको, है ना। दो बातें हम लिख लेते हैं। एक तो कौन सी बात लिखनी है हमें कि कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स क्यों लिए जाते हैं। दूसरी बात हमें लिखनी है कि सिलेंड्रिकल आयरन जो कोर है वो क्यों रखी जाती है, ये, है ना। तो नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं हम। ये बना लिया आपने, लिख लिया। अब देखिए, आप नोट में लिखिए क्या लिखना है। नंबर 1 नोट लिखिए। क्या पहला पॉइंट तो है, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सॉफ्ट कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों काम में लेते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग the strength of magnetic field, strength of magnetic field। आप ये सोच रहे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आ रहा था, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, इस तरह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, इस तरह का। म्यू नॉट क्या थी, परमेबिलिटी किसकी थी, फ्री स्पेस की थी। अब फ्री स्पेस नहीं है, अब ये मीडियम है, तो इस मीडियम की परमेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मीडियम कौन हो गया, सॉफ्ट आयरन, बिकॉज, है ना, म्यू होता है परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी, म्यू मतलब परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर, उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। सेकंड पॉइंट ये लिखना चाह रहे हैं आप कि यहां जो कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स क्यों काम में लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए, यानी एंगल की वैल्यू 90 बनी रहे, ताकि लगने वाला टॉर्क क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हम कहेंगे कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक poles are used for making the magnetic field रेडियल। मैग्नेटिक फील्ड को क्या बनाने के लिए, रेडियल बनाने के लिए, so that the value of torque is मैक्सिमम हो जाए, है ना। ये काम है। ये दोनों पॉइंट्स को नोट करिए आप जल्दी से, है ना। अब हम बात करेंगे कुछ नोट कर लिया आपने, ये चीजें हैं। अब देखिए इनको नोट करिए आप, बेटा जल्दी से नोट करिए। यहां पे एक तो आता है करंट सेंसिटिविटी, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, और एक है फिगर ऑफ मेरिट। इन तीन बातों की ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, या डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी, या डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो डेफिनेशन है हम यहां जो सीख रहे हैं वो क्या है, करंट सेंसिटिविटी, और इसको रिप्रेजेंट नॉर्मली अपन एस आई से, आई का मतलब करंट वाली सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई भी गैल्वेनोमीटर है, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं, तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने पर उसमें डिफ्लेक्शन आता है, एक एंगल बनता है। पहले जैसे मान लीजिए पॉइंटर यहाँ पे था, ये नीडल यहाँ पे थी, और फिर करंट फ्लो हुआ तो ये यहाँ पे आया, मान लो डिफ्लेक्ट कितना हुआ, 5 पे, है ना। अब ये नीडल यहाँ पे 5 पे डिफ्लेक्ट हो गई। मैंने कहा कितना करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो होने पर डिफ्लेक्शन आया 5, तो यूनिट करंट फ्लो होने पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 5/I। इसी को बोला जाएगा करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी होता क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को ही हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। सो लिखिए कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट।
है ना। लिखिए क्या होता है, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी यूनिट करंट फ्लो होने पर कितना डिफ्लेक्शन आया पर यूनिट करंट। कई बार अपन यहाँ ब्लॉक काउंट करते हैं, डिवीजन काउंट करते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होने पर 2 ब्लॉक का डिफ्लेक्शन आ गया, 3 ब्लॉक का, या कितने डिवीजन का। तो नॉर्मली इसकी जो यूनिट है कई बार हम क्या बताते हैं, डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर नॉर्मली इसकी यूनिट हम लिखते हैं। बात समझ में। इसका जो मैथमेटिकल ये खैर यूनिट से आपको कोई ज्यादा वो नहीं है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी का वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन, है ना, इट इज द डिफ्लेक्शन हाई, है ना, पर यूनिट करंट, इसको ही यही कहेंगे। हाँ, डिफ्लेक्शन को डिवीजन में मेजर कर सकते हैं और करंट एम्पियर में। अब यहां से आप देखिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस आई इज इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाई आई को यहां से ये जो आया था फॉर्मूला आपके पास सी, है ना, फाई डिवाइडेड बाई एन ए बी। सी से आप ये दी फाई से आप फाई कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एन ए बी डिवाइडेड बाई सी। सी की मैं बात करता हूं, वे सी की जो वैल्यू है, सी कैपेसिटेंस मत समझ जाना, सी कांस्टेंट है ना, इस वायर का या इस स्प्रिंग का, और इसकी वैल्यू होती है ईटा पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2l, जहां पे ईटा इसका इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, आर इस वायर की रेडियस है और एल इस वायर की लेंथ है। ये बात समझ रहे हैं। अब यहां से आपको क्लियर ये हो रहा है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके, या बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, या बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तरीका है, या बाय डिक्रीजिंग द सी कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, ये तो उस ब्रॉन्ज जो वायर था उसका क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है उसकी। यानी आपको यदि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो सी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और सी को डिक्रीज करने का तरीका ये है, आप आर को डिक्रीज करें। आर डिक्रीज करने का मतलब वायर की रेडियस बहुत कम कर देंगे तो बहुत थिन हो जाएगा और वो टूट ही जाएगा वायर, तो ये भी नहीं कर सकते। या फिर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से, किस तरह से इंक्रीज कर, हाउ यू कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स पे करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड सी पर। और सी को इस तरह से चेंज किया जा सकता है। सी की वैल्यू क्या होती है, ईटा पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2l, where eta is elasticity constant, r is the radius of the wire and l is the length of phosphor bronze wire, जो इलास्टिक वायर आपने काम में लिया था उसकी लेंथ है ये l। अब हम बात करने वाले हैं कौन सी सेंसिटिविटी की, वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां तो मैं लिख रहा हूं क्या, वोल्टेज, करंट की जगह क्या लिख रहा हूं, वोल्टेज, है ना, सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिख रहा हूं एसवी। तो इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की जगह पर यूनिट वोल्ट, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। पर यूनिट वोल्ट पर जो डिफ्लेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यूनिट क्या हो जाएगी, डिवीजन पर वोल्ट, है ना। और यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी एस वी, है ना, 5 डिवाइडेड बाई वोल्ट, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट को ही क्या कहा जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी पता करने के लिए देखो, हमने वोल्टेज का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो करंट के बारे में पढ़ा है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, आप वोल्टेज के लिए फॉर्मूला बना सकते हो क्या,
देखो फाई को रहने दीजिए और वोल्टेज को ओम्स लॉ से लिखा जा सकता है आई इंटू आर। बात समझ में आई? और आई इंटू आर यदि आपने लिख दिया यहां, तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या, फाई डिवाइडेड बाई आर तो रहने दीजिए, और आई की जगह पे आप लिख सकते हैं सी फाई डिवाइडेड बाई एन ए बी। आई की जगह लिख दिया नहीं है, आई की जगह इंटू आर, फाई से फाई कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा एन ए बी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी। सी का मतलब गलती से आप कैपेसिटेंस मत समझ जाना, सी वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखी थी। अब देखिए यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे फॉर्मूला आपके पास आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का एन ए बी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी। कह दें क्या नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज की जा सकती है? नहीं, ध्यान में आंसर होगा नहीं। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करोगे आप इस कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करोगे, डबल कर दोगे तो इस वायर की लेंथ भी डबल होगी, और लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। जिस रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में वायर की लेंथ बढ़ने के कारण उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये जितना बढ़ रहा है उतना ये बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आप ध्यान रखिए यदि नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल कर दिए तो वायर की लेंथ डबल होगी, और वायर की लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो जिस रेशियो में ये बढ़ाएंगे उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा। तो आप नोट में ये लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। बात क्लियर? क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? नोट में लिखिए क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट, ये लिखिए ऊपर वाली लाइन, क्या लिखनी है आपको? वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करती। वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एन, एन जान गए ना, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती है, एन है, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स, एन पर डिपेंड नहीं करती। ये बात क्लियर है? अब हम लास्ट डेफिनेशन इसकी जो पढ़ने वाले हैं वो है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट होता है करंट सेंसिटिविटी का जस्ट इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी को ही हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। तो आगे लिखिए आप क्या? फिगर ऑफ मेरिट, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखना है हमें? अगली जो डेफिनेशन यहाँ पे वो है फिगर ऑफ मेरिट। लिखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, फिगर ऑफ मेरिट, है ना? लेबोरेटरी में बताएंगे आपको कि किस तरह से फिगर ऑफ मेरिट हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी गैल्वेनोमीटर का। ये अपन लेबोरेटरी में भी कैलकुलेट करेंगे। लैब वाले जो वीडियोस डालूंगा वहां पे फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किसी भी गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा लेबोरेटरी में। यहाँ थ्योरेटिकल के हिसाब से चल रहे हैं। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, है ना? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का क्या होता है? रेसिप्रोकल, यानी x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? 1 अपॉन SI। और करंट सेंसिटिविटी को आपने क्या लिखा था? करंट सेंसिटिविटी को आपने कहा था 1 अपॉन, यही तो कहा था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कहा था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, है ना? I अपॉन फाई। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? I अपॉन फाई होगा। या इसको हम ये कह सकते हैं, यदि और इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और इसकी यदि यूनिट कहना चाहें तो यूनिट क्या होगी?
यूनिट होगी इसकी एम्पियर पर डिवीजन। और करंट सेंसिटिविटी का हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था वो आया था NAB अपॉन सी आया था। और इसका क्या आ जाएगा, उसका जस्ट इनवर्स C अपॉन NAB। तो इस तरह से करंट सेंसिटिविटी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं आप, इस तरह से ये डिपेंड करती है। सी आप समझ गए, सी के लिए मैंने वैल्यू लिखी थी ना पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, वो सी है ये। तो ये था आपका क्या, फिगर ऑफ मेरिट।